देख चुके हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है, अभी तक वो ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने वास्तव में उत्तराखंड के लिए काम किया? हमारी विडंबना ये है, उत्तराखंड की विडंबना ये है कि यहाँ जो लोग मुख्यमंत्री बने जी जिनके पास क्षमताएं भी थी जी उन्होंने उन सारी क्षमताओं का, काबिलियत का, नो डाउट ऐसे लोग हुए जिनके पास काबिलियत थी। जी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब नाकाबिल। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कौन सा वो मुख्यमंत्री है जिसने मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे तो लोग थे, 2 या 3 लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। आज हमारे साथ खास बात में एक खास मेहमान हैं जो पिछले लगभग 20 सालों से पहाड़ के मुद्दों को बड़ी जोर शोर से उठा रहे हैं। पहाड़ियत और पहाड़ों को लेकर और पहाड़ की राजनीति को लेकर जितनी नॉलेज उनको है, शायद ही किसी और नेता को शायद ही पहाड़ के बारे में इतनी नॉलेज होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरू जी की। मैखुरू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। धन्यवाद। मैखुरू जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि 20 साल हो गए छात्र राजनीति से हम आपको देखते हुए आए हैं। जिस एम को लेकर आप राजनीति में आए थे, क्या वो एम पूरा होते हुए नजर आ रहा है या फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राज्य को बने हुए तो 23-24 साल हो ही गए हैं जी। और उससे पहले 94 में जिस समय उत्तराखंड राज्य का आंदोलन अपने चरम पर आया जी, तो उस समय मैं क्लास 12th में पढ़ता था और आंदोलन का अर्थ भी हमने उसी से जाना। हालांकि उस आंदोलन की अपने बहुत तरह की आलोचना है जी, उसमें बहुत तरह की दिक्कतें थी जी, और उसमें बहुत तरह की दिक्कतें थी, इसीलिए राज्य आज ऐसा भी है। लेकिन वो अपने आप में उसका मास डायमेंशन जो है बहुत व्यापक था। तो वहाँ से शुरू करते हुए और यहाँ तक की एक यात्रा है जी। और मैं समझता हूँ कि किसी भी समय में जनता के हक में बोलने वाले, जनता के हक में लड़ने वाले लोगों की ज़रूरत हमेशा रहेगी जी। वो किसकी सत्ता होगी, कौन सत्ता में बैठा होगा, सत्ता का अपना एक चरित्र होता है और वो चरित्र कई बार एंटी पीपल भी होता है। तो उस एंटी पीपल सत्ता से लड़ने का विचार ही दरअसल हमारा विचार है जिस राजनीति को मैं करता हूँ। तो उस मायने में देखिए तो जनता के आंदोलनों, संघर्षों, लड़ाइयों में निरंतर एक तरह से हिस्सेदारी है। तो इस रूप में अब सफलता असफलता के जो पैमाने हैं वो समाज के पैमाने थोड़ा अलग हैं, उनको थोड़ा दूसरे तरह से लोग सफलता असफलता को नापते हैं जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल में आप एक पूरी लंबे दौर में जी, जब लोगों के रातों रात आस्थाओं निष्ठाओं के बदलने का दौर है जी, और सिर्फ निजी हितों के लिए लोग कहीं भी आने और जाने को तैयार हैं, तो उसके बीच में कंसिस्टेंटली जनता के पक्ष में खड़े होना, यही उस विचार की ताकत है जिस विचार के साथ, जिस विचारधारा के साथ मैं। आप सेटिस्फाई हैं कि वास्तव में जिस विचार को लेके मैं आया था उस विचार के साथ आप जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो भाकपा माले के विचार की हम बात करते हैं, उत्तराखंड के लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, जबकि मुझे ये लगता है कि भाकपा माले, खासकर आपकी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा चेहरा है आप उत्तराखंड में जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि भाकपा माले को जो गढ़वाल या कुमाऊं रीजन के लोग जानते हैं। तो भाकपा माले क्यों नहीं आम आदमी से अपनी विचारधारा को जोड़ पा रही है? कहाँ कमी है? देखिए, जनता की जो लड़ाइयाँ हैं जी, जो संघर्ष हैं, जो आंदोलन हैं, उन आंदोलनों के मोर्चे पर तो निश्चित ही हम तमाम जगह देखे जाते हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले, उसके तमाम साथी लोग जी, उत्तराखंड के पैमाने पर भी जहाँ जहाँ आंदोलन, संघर्ष, जनता के हक में खड़े होना, जी, लड़ना, जी, पुलिस का सामना करना, लाठी डंडा, जेल, सब। जी, लेकिन ये सही बात है कि आंदोलन के मोर्चे से आगे बढ़ कर के जो चुनावी मोर्चा है उसमें हमारी उपस्थिति उस रूप में नहीं है, उस पैमाने पर कमज़ोर है और ये हमारे लिए भी विचारणीय है। इसको इस दिशा में हमको सोचना ही होगा। इस दिशा में हम लोग बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो जनता के पक्ष में हस्तक्षेप है, जो आंदोलनों में हस्तक्षेप है, उसको चुनावी हस्तक्षेप के रूप में भी उसको आगे बढ़ाया जाए
तो इस दिशा में भी निश्चित ही विचार करने की बात है। हम लोग इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। जी, तो मैखुरी जी, आपने कहा कि अभी हमें विचार करने की ज़रूरत है। क्या कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो, क्योंकि आजकल जो चुनाव लड़े जाते हैं उसमें बहुत एक आम आदमी तो सोच भी नहीं पाता, इतना पैसा उसमें खर्च होता है, तो क्या आर्थिक संसाधनों की कमी चुनाव में भाकपा माले को फेस करनी पड़ती है, क्या वो भी एक कारण है? देखिए, ऐसा है कि देश के बहुत सारे हिस्सों में जी हमारे लोग, हमारी पार्टी के लोग चुनाव जीतते हैं जी, और वो ऐसी ही हालत में जीतते हैं। अभी बिहार में इंडिया गठबंधन में हम लोगों की पार्टी को 3 सीटें मिली, 3 में से 2 सीटें लोकसभा चुनाव, हाँ, लोकसभा चुनाव में 3 सीटें हमको मिली, 3 में से 2 हम लोग जीते। जी, बिहार में 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 19 सीटें हमको मिली, उसमें से 12 हम लोग जीते। और इस समय तो हमारी पार्टी ने अभियान चलाया ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ, उसका प्रतिवाद करने के लिए कि 20 रुपए का कूपन निकाला और 20 रुपए के कूपन के दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो देश के दूसरे हिस्सों में यदि ये संभव है तो यहाँ भी ये संभव है। तो असल में मसला तो आर्थिक उतना नहीं है। आप जनता के हक में खड़े रहते हैं, जनता के पक्ष में लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास हज़ारों करोड़ रुपया नहीं होगा, वो तो जिन तरीकों से आ रहा है वो अपनी जगह है। लेकिन जनता के पक्ष में खड़े रहते हुए वो आपको संसाधनों से विहीन नहीं होने देगी, ये हमारा विश्वास है। हम ये मानते हैं कि हम करते रहे हैं, अभी भी हम जितनी राजनीति करते हैं तो वो जनता के संसाधनों पर खड़े होकर के ही करते हैं। जी, आपने जनता की बात करी। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आप गढ़वाल रीजन से आते हैं। शायद पहाड़ों के बारे में मैंने कहा था, पहाड़ और पहाड़ियत के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या कारण है कि जो पहाड़ का मानस है वो वहाँ नहीं सोच पा रहा है जिस सोच के लिए ये उत्तराखंड राज्य बना था? कमी कहाँ है? सरकारी लेवल पे है या फिर जो नौकरशाह है वहाँ पे है, या जो हमारे नीति निर्धारक हैं वहाँ कमी है? देखिए, उत्तराखंड को जिस समय लोगों ने विजुअलाइज किया जी, तो उस समय लोगों ने, हम लोग 94 में देखते थे कि उस समय तो हर सवाल का जवाब ही एक तरह से उत्तराखंड था। जी, एक ऐसी रामबाण औषधि था कि बस ये हाथ लगेगा तो सब हल हो जाएगा, सब बदल जाएगा। हाँ, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, है ना। वो एक कवि हुए शैलेंद्र, तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जी, तो राज्य के समय, राज्य की मांग के समय भी लगता था कि अगर कहीं है स्वर्ग तो ये उतार ही लाएंगे जमीन पर, उत्तराखंड बनने के, उत्तराखंड राज्य बनेगा तो। लेकिन उस आंदोलन के भीतर, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, कि बहुत तरह की दिक्कतें थी। जैसे उसके चरित्र में जो यहाँ का सोशल कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन है कि यहाँ अपर क्लास का डोमिनेशन है। तो उसमें भी, वो आंदोलन में भी उसका ये कैरेक्टर था कि अपर कास्ट डोमिनेशन था और एक तरह से एंटी रिजर्वेशन भी वो था जी। तो वो अभी भी दिखाई देता है जी। दूसरा, जो लोग उस आंदोलन को चला रहे थे जी, उनका सबसे बड़ा आग्रह ये था कि भाई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, गैर राजनीतिक आंदोलन को होना चाहिए जी। तो राज्य तो गैर राजनीतिक बात नहीं है, राज्य तो राजनीतिक ही बात है जी। तो अब ये जो गैर राजनीति भी है, अब ये अपने आप में एक राजनीति है और ये यथास्थितिवाद की राजनीति है, ये स्टेटस को की राजनीति है, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में यथास्थितिवाद की राजनीति है जी। तो वो राजनीति चली जी। और उसका नतीजा ये है जी कि जो राज्य बना, वो जिन नीतियों के खिलाफ आप लड़ रहे थे जी, उन्हीं नीतियों को लागू करने वाले लोगों के हाथ में गया जी। और उसका प्रतीक बहुत सुंदर है कि राज्य में पहला चुना हुआ मुख्यमंत्री वो व्यक्ति था जिसने कहा राज्य मेरी लाश पे बनेगा जी। तो ये असल में उस आंदोलन के भीतर जो खामियां कमजोरियां थी जी, उन खामियों कमजोरियों को आज आप स्पष्ट रूप से सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं कि उसका नतीजा क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। तो हम तो, जैसे आप फर्ज कीजिए कि हम तो राज्य के आंदोलन में कह रहे थे कि भाई जल जंगल जमीन पर लोगों का अधिकार होना चाहिए, जनता का अधिकार होना चाहिए। पिछले 23 वर्षों में पानी पूरी तरह से बेच दिया गया जी। जंगल धीरे धीरे करके बिक रहे हैं, जल भी रहे हैं, बिक भी रहे हैं जी। जमीन को बेचने के लिए तो अद्भुत किस्म का कानून इस राज्य में जिनकी सत्ता है उन्होंने बनाया। ऐसा कानून पूरे देश में, पूरे हिमालयी राज्यों में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि जमीन को खरीदने पर किसी तरह का कैप नहीं हो, किसी तरह के सीलिंग नहीं हो, बल्कि औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर जो चाहे जितनी मर्जी जमीन खरीद ली जाए।
तो ये जो नीतिगत स्तर पर मसला है जी, ये नीतिगत स्तर के मसले असल में लोगों की ज़िंदगियों को सीधा प्रभावित करते हैं और असल में नीतिगत स्तर पर लोग चूँकि इसको नहीं समझते हैं जी, और न उस समय समझ पाए इस इतनी दूरंदेशी तक, इतनी दूरी तक उस समय नहीं समझ पाए जी, तो उसके चलते ये हालात हैं कि राज्य एक तरह से हम तो चले थे कि भाई स्वर्ग को ज़मीन पर उतारने चले थे, लेकिन राज्य में तो बहुत जगह पहले भी कहता रहा हूँ कि राज्य असल में उत्तर प्रदेश की घटिया फोटो स्टेट कॉपी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सका है। जी जी, आपने कहा कि राज्य जो है उत्तर प्रदेश की एक घटिया कॉपी बन के रह गया। इसके मायने बहुत बड़े हैं अगर हम देखें, चाहे वो राजनीतिक रूप से देखें, चाहे फिर वो आर्थिक रूप से देखें, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखें, या फिर नौकरशाह के तौर पे देखें। मेरा ये मानना है कि जो भाकपा माले है वो मुद्दों को तो उठा रही है, लेकिन उन मुद्दों को जो जनता है, जनता का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो मुद्दे भुना नहीं पा रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो इसमें क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो राज्य में राजनीति करने वाले लोग हैं जी, तो राज्य छोटा है ये तो ठीक है जी, लेकिन राज्य में जो उसको चलाने वाले लोग हैं, जो उसके नीति नियंता हैं, जी, उनकी सोच भी छोटी हो जाए जी, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात है। उनका दृष्टिकोण भी छोटा हो जाए, ये थोड़ा दिक्कत की बात है। और ये इसी से ये राज्य ग्रसित है असल में। जी, शॉर्ट टर्म गेंस के लिए सरकार चलाने वाले लोग, प्रशासन चलाने वाले लोग, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने में सक्षम नहीं है। वो नौकरशाहों के सामने अपने आप को छोटा पाते हैं, बौना पाते हैं, कमज़ोर पाते हैं, इसलिए नौकरशाही हावी है। वो मनमाने तरीके से जो उसकी मर्जी आती है वो करती है। ये सवाल हैं। और इसके साथ साथ उत्तराखंड की जनता के सवालों पर तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी लड़ाइयों में, उनके आंदोलनों में, उनके संघर्षों में हमारी बात नहीं है, बल्कि जब भी संघर्ष का कोई मोर्चा होता है जी, तो वहाँ हम अपने से हस्तक्षेप करते हैं या लोग हमसे चाहते हैं कि हम हस्तक्षेप करें। जी, तो इस लेवल पर तो कनेक्ट है जी, उसके नेक्स्ट लेवल पर कनेक्ट नहीं है, वो तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके। जी, 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 जी। मैखुरी जी, आप कई मुख्यमंत्रियों को देख चुके हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है, अभी तक वो ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने वास्तव में उत्तराखंड के लिए काम किया? हमारी विडंबना ये है, उत्तराखंड की विडंबना ये है कि यहाँ जो लोग मुख्यमंत्री बने, जी, जिनके पास क्षमताएं भी थी, जी, उन्होंने उन सारी क्षमताओं का, काबिलियत का, नो डाउट ऐसे लोग हुए जिनके पास काबिलियत थी, जी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब नाकाबिल। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कौन सा वो मुख्यमंत्री है जिसने? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे तो लोग थे, 2 या 3 लोग आप गिन सकते हैं। एनडी तिवारी जी को ले सकते हैं। हाँ, तो उनमें काबिलियत थी, उनके पास एक्सपोजर भी था, उनके पास दृष्टि भी थी जी, लेकिन ये विडंबना है जी कि उनको तो उत्तर प्रदेश के 85 सांसदों का नेता होना था जी, उनको यहाँ 5 सांसदों का नेता होना रास नहीं आता था, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना उनका भी एक सपना था, ड्रीम था। और उसके चलते ये भी हुआ कि हमारे यहाँ जितने बड़े कद के, राष्ट्रीय कद के नेता हुए, वो सब नहीं चाहते थे कि छोटा राज्य हो, क्योंकि छोटे राज्य में वो अपने आप को छोटा समझते थे। लेकिन जब वो इस राज्य में भेजे गए तो एक तरह से वो राजनीति के भी हाशिए पर जा चुके थे जी, और इसलिए जो राज्य के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे जी, वैसा कंट्रीब्यूशन तो उन्होंने नहीं किया। जी, अपनी सारी प्रतिभा का, अपनी सारी मेधा का उपयोग जी, उन्होंने ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में लगाया। वो प्रतिभाशाली थे, वो मेधावान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी प्रतिभा, सारी मेधा का उपयोग ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में लगाया जो अंततः राज्य के लिए घातक है। लेकिन कहते हैं एनडी तिवारी जी ने सिडकुल बनाया, कई ऐसी कंपनीज को वो उत्तराखंड में लाए, तो कोई प्लस पॉइंट भी उनका? वो सिडकुल कहाँ बना? उस सिडकुल को ही अगर आप देखें जी, तो वो सिडकुल एक तो पन्नगर यूनिवर्सिटी की जो लैंड थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी जी, उसकी ज़मीन पर वो लगा, सबसे प्राइम जो लगा जी, जी, और वो सिडकुल ऐसी जगह है जो कि एक तरह से श्रम कानूनों की कब्रगाह है पहले दिन से। मजदूरों के लिए कोई अधिकार नहीं है, अच्छा है ना, मजदूरों के अधिकारों की कोई बात नहीं है जी, बड़ी कंपनियों तमाम जगह लड़ाइयाँ हुई। वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है, असल में ये जो पूंजी निवेश है जी, जिसके लिए हर बार अब तो इन्वेस्टर समिट भी होती है, ये बड़ा भ्रामक शब्द है।
पूंजी निवेश। पूंजी निवेश बड़ा भ्रामक शब्द है, लोगों को भ्रम में डालता है। अभी बीजेपी सरकार ने भी कई हजार करोड़ का पूंजी निवेश, चाहे वो देवेंद्र जी सरकार में हो, चाहे फिर अभी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हो, तो बहुत बड़ा निवेश उन्होंने कहा था कि हो रहा है। तो निवेश करता कौन है असल में? राज्य की सरकार बड़े पूंजीपतियों को जमीन देगी जी। राज्य की सरकार कौड़ियों के मूल जमीन देगी। उसी सिडकुल में 12 रुपये स्क्वायर मीटर, 15 रुपये स्क्वायर मीटर, 5 रुपया स्क्वायर मीटर, 2 रुपया स्क्वायर मीटर जमीन मिली। किसी गरीब आदमी को मिल सकती है 5 रुपया? लेकिन लोगों को रोजगार भी नहीं। एक मिनट ना, मैं आ रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचते हैं जी। तो जमीन लगभग फ्री में मिलेगी, बिजली पानी सब कुछ फ्री में मिलेगा। और तो और हमने उस दौर में ही ये शब्द सुना कि टैक्स हॉलीडे होगा। टैक्स हॉलीडे, टैक्स देने की छुट्टी। किसको? बड़े पूंजीपतियों को, बड़े धन्ना सेठ। उसकी एवज में यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? जो बेरोजगार नौजवान है उसको क्या मिलेगा? तो वो 4,000 रुपये में, 8,000 रुपये में, 10,000 रुपये में 12-12 घंटे से लेकर के 18-18 घंटे तक काम करेगा और कोई सुरक्षा नहीं। जिस दिन उनकी मर्जी आए उस दिन लोगों को वो निकाल करके बाहर कर दें, है ना। हम तो बहुत सारे ऐसे मामलों को जानते हैं। वो तो कथा बहुत ही लंबी हो जाएगी कि वहाँ क्या क्या होता है, इसका विवरण तो जी जी है जी। लेकिन एक जरूर इसमें वो कंपनियां कैसे ऑपरेट करती हैं, तो इस एक उदाहरण है कि भाई एक कंपनी है सितारगंज में, जाइडस वेलनेस नाम की कंपनी जी। और एक दिन उसने 2 साल पहले, 3 साल पहले अचानक 2000 से ज़्यादा मजदूरों को निकाल के बाहर कर दिया, कंपनी बंद घोषित कर दी। लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा नहीं, अवैध है बंदी, इलीगल है, इसको खोलो। उस कंपनी ने रातों रात लोगों को निकाल दिया जी। हाईकोर्ट का आदेश था, उसके बावजूद लोगों की बहाली नहीं हुई। बाद में पता चला कि क्यों नहीं हो रहा है, पूरी सरकारी मशीनरी हाईकोर्ट के आदेश का भी अनुपालन क्यों नहीं करा रही है, तो इसलिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में उसने पैसा दिया। तो एक तरह से उन सिडकुल्स में जो यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का उज्जवल भविष्य का रास्ता खुलना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट पूंजीपतियों को मुनाफा हुआ, उनको फायदे, कौड़ियों के मूल ज़मीनें मिली, उनको फ्री बिजली पानी सब कुछ मिला। तो हमारा ये कहना है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूंजी निवेश बड़ा भ्रामक शब्द है कि किसने निवेश किया? उस पूंजीपति ने निवेश किया या सरकार ने उसके कारोबार में निवेश किया? जी, लेकिन सर सरकार तो ये कहती है कि पहाड़ी राज्य है, बाहर का पूंजीपति आना नहीं चाहता। जब तक हम उसको सुविधाएं नहीं देंगे पूंजीपति को, वो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं खोलना चाहता। सरकार हमेशा ये पक्ष देते रहती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? वहाँ जो भी सारे उद्योग हैं जो लगे, आप थोड़ा निकाल करके देखिए कि कितने सारे उद्योग जो शुरू हुए और जिस समय तक उनको ये सब सब्सिडीज मिलती थी उस समय तक उन्होंने काम किया और उसके बाद चले गए। तो उद्योगों का कोई स्थायी प्रकृति तो बन नहीं रही, बल्कि उसमें यही स्थायी बन रहा है कि नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़, पढ़े लिखे नौजवानों को बहुत कम तनख्वाहों पर काम करना, ये उसका स्थायी कैरेक्टर बन गया है। तो इसलिए ये हमारी आलोचना है कि भाई अगर हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित वहाँ नहीं होगा तो तब वहाँ कितना निवेश का दावा किया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहते हैं कि अगर निवेश हो रहा है, अगर कंपनियां आ रही हैं, तो उत्तराखंड के जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक गारंटी हो कि कभी भी उनको निकाल ना फेंके, उनके सुरक्षित भविष्य का तो इंतजाम होगा जी। तभी तो समझ में आएगा कि कोई निवेश हुआ। अगर उनका भविष्य असुरक्षित है तो निवेश फिर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि होक्स है, एक झूठ है। असल में निवेश वो नहीं कर रहा है, निवेश सरकार कर रही है उसे। निवेश सरकार कर। सर एक सवाल ये है कि भू कानून को लेकर अभी पिछले 6 महीने से या 1 साल से कहें या पिछले 2 सालों से कहें, एक बहुत बड़ा आंदोलन पहाड़ के लोगों ने करा, चाहे वो हल्द्वानी हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो या फिर श्रीनगर हो, कर्णप्रयाग हो, जहाँ भी गढ़वाल कुमाऊं को लेके हम अगर बात करें, तो उस पे आपकी क्या विचारधारा है कि भू कानून को लेकर आप संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं? भू कानून में जो बदलाव हुआ, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 हमारे यहाँ लागू था। उसको 2002 में उसके एक संशोधन हुआ, 2007 में एक संशोधन हुआ, लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो बदलाव किया, वो बदलाव अपने आप में इस राज्य की ज़मीनों को बेचने का इंतज़ाम था। और उस समय इस सवाल को हमने तो उस समय भी उठाया कि ये एक तरह से इस राज्य की ज़मीनों को नीलाम करने का इंतज़ाम है। ये इंतज़ाम कर दिया गया कि औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर
कोई कितना भी चाहे उतना ज़मीन खरीद ले, पहाड़ का पहाड़ खरीद ले। तो एक तरह से इस राज्य की ज़मीनों को बड़े पूंजीपतियों को लुटाने का इंतज़ाम था। यहाँ ज़रूरत तो थी कि भूमि के संरक्षण का कानून बनता, कृषि भूमि के संरक्षण का कानून बनता, पर्वतीय कृषि को बेहतर कैसे किया जा सकता है उस पर्वतीय कृषि को बेहतर बनाने के लिए कानून बनता, लेकिन ये सब सरकार की प्राथमिकताएं नहीं। तो उसने ज़मीन का कानून ऐसा पास करा दिया, और जब इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी तो वो अचानक से बीच में कहीं से लैंड जिहाद उन्होंने शुरू कर दिया, यानी ज़मीन के नाम पर भी सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। जिस सरकार ने सारी ज़मीनें बेचने का कानून पास कर दिया, वो कह रहा है कि कोई कहीं पे बस गया उससे बड़ा ज़मीन का नुकसान हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज़मीन को बचाया जाना ये आज की ज़रूरत है, ज़मीन पर लोगों का अधिकार कायम करना ये निश्चित ही ज़रूरत है। लेकिन मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि असल में आप क्षेत्रीय हितों की रक्षा करते हैं और आप अंध क्षेत्रीयता उन्माद पैदा करते हैं, अंध क्षेत्रीयतावादी उन्माद पैदा करते हैं। इसमें बहुत बारीक रेखा है। क्षेत्रीय हितों की निश्चित ही रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसको अंध क्षेत्रीयतावादी उन्माद में नहीं फंसना चाहिए। वो अगर उस उन्माद में फंसेगा तो वो उन्हीं के काम आएगा जिनके खिलाफ वो लड़ा जा रहा है। तो निश्चित ही यहाँ ज़मीनों को बचाने का सवाल, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूरे देश के हिमालयी राज्यों का कानून हमने पढ़ा, पूरे देश के राज्यों का कानून पढ़ा, उसमें कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहाँ कोई अपर लिमिट ज़मीन खरीदने की ना हो। कोई राज्य ऐसा नहीं कि जहाँ कोई सीलिंग नहीं है, बिना सीलिंग के ये है। और असल में इसमें जो शब्द है कानून में भी ज़मींदारी विनाश, ये ज़मींदारी विनाश कहाँ से आया? ये ज़मींदारी विनाश आज़ादी के आंदोलन से आया। आज़ादी की लड़ाई में जमींदारी प्रथा हमने ये मूल्य हासिल किया कि भाई कोई ज़मींदार नहीं रहना चाहिए, सब ज़मींदारी खत्म। लेकिन यहाँ क्या किया? यहाँ जब आपने नए कॉरपोरेट ज़मींदार पैदा करने का इंतज़ाम कर दिया, और उसमें भी बस ये इसका एक आखिरी पार्ट ये है कि उसमें भी, लेकिन 2018 में उसमें एक पहलू था कि अगर आप ज़मीन को 3 साल में उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़मीन सरकार में वापस चली जाएगी। ये इतना उसमें बचा हुआ दम था। लेकिन 2022 में पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने, और जून में 2022 में विधानसभा के सत्र में ये प्रयोजन की बाध्यता उन्होंने खत्म कर दी। जबकि एक तरफ वो भू कानून के लिए कमेटी भी बना रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन प्रयोजन की बाध्यता उन्होंने विधानसभा में खत्म कर दी। अब आप किसी प्रयोजन के लिए लीजिए और उस जमीन का जो मर्जी इस्तेमाल कीजिए, तो ये तो ज़मीनों की लूट है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पे रोक लगनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, जाते जाते आप हमारे जो दर्शक हैं या जो उत्तराखंड के युवा हैं उनसे संक्षेप में क्या एक संदेश देना चाहते हैं? मुझे उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड के नौजवानों से हमारा तो यही कहना है कि इस राज्य को बचाने के लिए कोई दूसरी जगह से नहीं आएगा। इस राज्य को बचाने का जिम्मा, इस राज्य को बनाने का जिम्मा इस राज्य की जनता का, इस राज्य के नौजवानों का है। और उनको थोड़ा गंभीरता से, सनसनी में नहीं फंसना चाहिए, ये चीज़ें सनसनीखेज तरीके से पेश की जाएं, लेकिन उनको गंभीरता से राज्य के तमाम सवालों के हर पहलू का अध्ययन करते हुए, और निश्चित ही संघर्ष, चूँकि संघर्ष हुल्लड़ का नाम नहीं है, संघर्ष हुड़दंग का नाम नहीं है, आंदोलन हुल्लड़ नहीं होता है, आंदोलन बहुत वैचारिक चीज़ होती है। तो वैचारिक रूप से अपने आप को मजबूत करते हुए राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य को बेहतर बनाने के लिए नौजवान लोग, इस राज्य की जनता, वो सड़क पर भी उतरे और वो हर मोर्चे पर खड़ी हो, इतना ज़रूर हमारा निवेदन है। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंद्रेश मैखुरी जी, जिन्होंने कहा कि अब जरूरत है जो हमारे राज्य के युवा हैं उनको ऐसे आंदोलन में इस तरीके से भाग लेना चाहिए कि एक वैचारिक लड़ाई हो, और इस राज्य को बचाने का सबसे बड़ा जिम्मा जो है यहाँ के युवाओं पर है। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ हम फिर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।